ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो पढ़े थे वेक्टर वो समझ में आया था, 2 डायमेंशनल वेक्टर लिखते कैसे हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लो ठीक है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर हम एक वेक्टर ए लिखें दैट इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका क्या क्या होगा, इस वेक्टर ए को हम कैसे दिखाएंगे। तो वेक्टर ए कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये वेक्टर ए हो जाएगा। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला, और एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर मान लो P है विच इज इक्वल टू 4i कैप, ये वेक्टर मान लो Q है विच इज इक्वल टू 3j कैप, है ना। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना। तो इसमें हमने देखा कि वेक्टर P, तो हमने यहाँ पे लिखा था वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक है। तो ये जो P है, वेयर P इज इक्वल टू 4i कैप एंड Q इज इक्वल टू 3j कैप, ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। ये समझ में आ गया था तुम लोग को, ये समझ में आ गया था। हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लो कि हमने ये लिख दिया वेक्टर ए, तो इसमें क्या करना है कि ये पॉइंट तो हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट को मान लो 1, ये पॉइंट को मान लो 2, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, दिस लेंथ इज एक्चुअली 4i कैप, मतलब लेंथ क्या हो गया 4। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, ये 3 है तो ये हो जाएगा 3j कैप है, तो ये लेंथ हो जाएगा 3। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये याद है। दिस इज इक्वल टू 25। सो ए हमारा आ गया था रूट ओवर 25, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। अगर ये मीटर है और ये भी मीटर है तो ए का वैल्यू हो गया 5 मीटर, और ए क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कार्य अमन बहुत लेट आए रे तू। तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड कितना हो गया 5। अब इसमें जो हमें देखना है, मतलब इसका ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर ए है 4i कैप प्लस 3j कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा 5 यूनिट, 5 मीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि वेक्टर ए इज एक्चुअली मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ऐसा होता है। वेक्टर जो है दो चीजों से बना हुआ है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज डायरेक्शन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, है ना। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और मॉड ए हमें पता है कितना 5, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, ये मॉड ए है, ठीक है, यहाँ रख दिए। तो ये हो गया 4/5i कैप प्लस 3/5j कैप, ठीक है। अब इसमें हमने तुम्हें जो पिछले क्लास में, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ए कैप। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर का अगर मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, तो ए वेक्टर का मॉड पूछा तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और ये होता है दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ गया क्या, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हें देखना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ए कैप का दो कंपोनेंट है। ए कैप में वेक्टर ए कैप जो है इसमें दो पार्ट है, वन इज 4/5i कैप और दूसरा है 3/5j कैप। और तुम्हें हमने बताया था कि ए कैप क्या बताता है, ए कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बताता है।
ए कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कैसे बताता है, देखो इसमें जो पहला टर्म है 4/5, अब इसको तुम देखो, इस ट्राइंगल को देखो, हम इस ट्राइंगल को थोड़ा नीचे करके बनाते हैं फिर से। इस ट्राइंगल को तुम देखो, इस ट्राइंगल में एक साइड है ये 3, ये है 5, ये है 4, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है ना। ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था, ठीक है, ये ओरिजिन था। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम बात करें तो इसमें अगर इसको अल्फा बोले तो 4/5 कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इस राइट एंगल ट्राइंगल में बोलेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो जाएगा 4/5। इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है ये है ना, पहले तो ए कैप लिख लेंगे, उसमें जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कॉस का वैल्यू बताता है, ठीक है। उसी तरह से जे कैप का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का जो जे कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो देखो ये बताता है बीटा। तो यहां से हम एक लाइन बना लेते हैं, देखो ये 4 तो ये भी 4, ठीक है, तो कॉस बीटा ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 तो ये भी 3, ठीक है, ये भी 90 डिग्री। तो कॉस बीटा हम क्या लिख देंगे, इस ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, है ना, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, तो इसमें कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस क्या होगा 3/5, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम से, समझ में आ। इसमें अल्फा जो अल्फा है वो एंगल बना रहा है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बीटा जो है किससे एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ये ए कैप जो है डायरेक्शन बताता है, और ये डायरेक्शन कैसे बताएगा, एंगल से बताएगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंगल कितना बना रहा, ठीक है। अगर एक टर्म और आ गया तो पॉजिटिव जेड एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है। बात समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ठीक है। एल और एम को ताहा समझ में आ गया क्या, एल और एम को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन, ठीक है। कॉस अल्फा ये जो टर्म है ये कॉस अल्फा बनाता है, जे कैप का कोफिशिएंट कॉस बीटा बताता है, ठीक है। और ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड बीटा इज द एंगल मेड विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, समझ गया। तो ये डायरेक्शनल कोसाइन भी कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया बात। नहीं सर, आ गया समझ में। ये समझ में आ गया ना, पिछले क्लास में भी ये पढ़े थे, जिसको नहीं समझ में आ बोल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो दो वेक्टर को जोड़ते ठीक है। अमन समझ में आ गया, अमन समझ में आ गया, चलो देखो, ठीक है, जैसे हमने लिखा मान लो, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार ट्रायंगल लॉ देखो, है ना, फिर से ट्रायंगल लॉ वेक्टर, ठीक है। देखो अब सुनो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर हमारे पास है ए विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक वेक्टर, ये समझ गया कैसा वेक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह से एक वेक्टर हमारे पास और है दैट इज इक्वल टू, ठीक है, i कैप प्लस, ठीक है, 3j कैप 1i कैप प्लस, माइक बंद कर लो, यस सर। हाँ तुम्हारा बड़ा आवाज खरखर हो रहा है। देखो ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर भी क्या है 1i कैप प्लस 3j कैप। इन दोनों वेक्टर को अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे बनाएंगे, पहले हम वेक्टर ए को दिखाते हैं, पहला कंपोनेंट है 2 और दूसरा कंपोनेंट है 4, तो वेक्टर ए हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
इसका एक कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा 2i कैप और ये होगा 4j कैप, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर बी को अब हम दिखाते हैं। तो वेक्टर बी कैसा होगा, वेक्टर बी होगा x1 और y3, ऐसा होगा वेक्टर बी। इसका है ना, ये वेक्टर बी होगा जिसका x ये होगा 1i और ये होगा 3j, ठीक है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मान लो हमने लिखा वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को बिना कुछ चेंज किए वेक्टर ए को ऐसे रख देंगे, ये वेक्टर ए को उठा के यहाँ रख देंगे और वेक्टर बी को वेक्टर ए के सर पे ऐसे रख देंगे, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। अब हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखते जाना, ठीक है। अब वेक्टर ए का जो कंपोनेंट था, थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट था वो कुछ ऐसा था, ये था 2i कैप और ये था 4j कैप, ठीक है। वेक्टर बी का जो कंपोनेंट था वो कितना था, ये वेक्टर बी का था 1i कैप और ये था 3j कैप, यही था ना वेक्टर बी का कंपोनेंट। अब हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ए प्लस बी, तो ट्रायंगल लॉ से वेक्टर ए प्लस बी कैसा होगा, एक वेक्टर यहां से यहां, ये वेक्टर सी कहलाएगा। अब वेक्टर सी जो होगा विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो देखो वेक्टर ए का ये कंपोनेंट, अब हम सी को देखते हैं सीधा, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है 3j कैप, है ना, और यहां से यहां तक कितना है, ये है 4j कैप, ये यहां से यहां तक कितना है 2i कैप, है ना, और ये यहां से यहां कितना है 1i कैप, ये हो गया 1i कैप, ठीक है। ये सही दिखा तुमको, वेक्टर ए का एक कंपोनेंट है 2i कैप, ये वाला 2i कैप है, ठीक है, ये वाला 4j कैप है, तो ये 4j कैप यहां से यहां तक दिखा है, ठीक है। और b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 है, तो b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 दिखा है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 3। अब हम वेक्टर सी को क्या लिख सकते हैं वो देखो, वेक्टर सी को हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन हम ऐसा ले पूरा यहां से यहां तक, और एक लाइन सीधा यहां से यहां ले ले, ठीक है। अब हम इस वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर P और इसको मान लेते हैं वेक्टर Q, ठीक है। तो वेक्टर A जो हमारा था विच इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस बी, तो है ना, वेक्टर C जो था वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब वेक्टर C को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर C कैन ऑल्सो बी, देखो P ये वेक्टर A प्लस बी तो है ही, बट ये वेक्टर P प्लस वेक्टर Q भी लिख सकते हैं, एक एलोंग पूरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक पूरा ऐसा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो वेक्टर C को लिखेंगे, वेक्टर P का मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना लंबा होगा 2 + 1 कितना 3i कैप, और वेक्टर Q क्या होगा यहां से शुरू करके यहां तक, तो वेक्टर Q कितना लंबा होगा 3 + 4 दैट इज 7j कैप। बात समझ में आया क्या, ये समझ में आया? यस सर, यस सर, हाँ समझ में आया तुमको? यस सर। ठीक है, देख लो, जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना रे, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम वेक्टर को जोड़ते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ठीक है, इन दोनों वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आई कैप का कोफिशिएंट एक साथ जुड़ता है, आई कैप को जोड़े तो कितना हो जाएगा 3i कैप, और जे कैप एक साथ जुड़ता है तो कितना हो जाएगा 7j कैप। इतना इजी है वेक्टर को जोड़ना, ठीक है। वेक्टर ए प्लस बी, तो आई कैप के साथ जुड़ता है और जे कैप के साथ जुड़ता है, के कैप के साथ जुड़ता है, आई और जे एक साथ नहीं जुड़ता है। समझ में आया? तो वेक्टर सी जो हमारा आया a प्लस बी इज वेक्टर सी, और वो आया कितना, अगर हम 2 + 1 कर दे तो 3i कैप और 4 + 3 कर दे तो 7। देखो वेक्टर सी वही आया, ठीक है। मतलब हम a + b भी कर सकते थे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी डिवाइड करके जोड़ सकते थे,
ठीक है। सो समझ में आया वेक्टर का जुड़ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन एक और लेते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, वेक्टर p इज गिवन बाय 4i कैप माइनस 3j कैप एंड वेक्टर q इज गिवन बाय, ठीक है, 2i कैप प्लस 4j कैप। अब इन दोनों को हमें लिखना है वेक्टर r विच इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो कुछ नहीं करना, देखो i और i वाले को एक साथ जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6i कैप, ठीक है। और j वाले को j वाले के साथ जोड़ देना, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है तो क्या लिख देंगे 1j कैप। मतलब जो रिजल्टेंट होगा इसका वेक्टर p प्लस q का जो रिजल्टेंट होगा उसका x कंपोनेंट तो 6 होगा। दिस इज वेक्टर r, x कंपोनेंट है इसका, ये वेक्टर r होगा जिसका x कंपोनेंट 6i कैप होगा और y कंपोनेंट 1j कैप होगा। समझ में आया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब हम इसको एक बार फिर से करके सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखो इसको p और q को अगर हम जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, पहले p को बनाते हैं। तो p 4 x एक्सिस में है और -3 है, तो p वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये वेक्टर p हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और दूसरा वेक्टर q है, अलोंग x एक्सिस 2 है और ये 4 है, तो ये वेक्टर q कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा, इसका x कंपोनेंट रहेगा 2 और ये y रहेगा 4, ठीक है। अब वेक्टर p प्लस q को जब हमें जोड़ना होगा तो जोड़ें कैसे, ये वेक्टर p ऐसा रहेगा, दिस इज वेक्टर p, इसके सर पे वेक्टर q रख देंगे तो ये हमारा वेक्टर q हो गया। ये वेक्टर q का टेल को उठा के p के हेड पे रख देंगे, ठीक है। अब देखो कि अगर हम p का डिस्टेंस देखें, अब इसको देखो क्या हुआ है, तो ट्रायंगल लॉ, ये हमारा वेक्टर जो बनेगा यहां से जो यहां तक वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर हमारा r कहलाएगा, ठीक है। अब इसको देखो जरा कि ये जो p था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, p का हॉरिजॉन्टल कितना था p का, दिस वाज 4, ये 4 था ना, ठीक है। और q का हॉरिजॉन्टल कितना था, q का हॉरिजॉन्टल था 2, ठीक है। वर्टिकल p का क्या था, ये p का वर्टिकल था 3 नीचे, और q का वर्टिकल टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4। तो देखो हॉरिजॉन्टल तो 2 और 4 जुड़ गया, कितना हो गया टोटल 6, है ना। ये हॉरिजॉन्टल जो है टोटल जुड़ के 2 प्लस 4 क्या हो गया 6। बट वर्टिकल में अगर देखे तो 3 नीचे है और 4 ऊपर है, तो नेट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। सो वेक्टर r हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हो गया 6i कैप और ये हो गया 1j कैप। सो ये हमारा वेक्टर r हुआ। अब तुम इसको और इसको देखो, सेम ही वेक्टर है, समझ में आया थोड़ा बहुत, मतलब p प्लस q करेंगे तो p और q को, ये i और i को जोड़ देंगे, j और j को जोड़ देंगे, ये एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। समझ गया? समझ सर गए? इस बार p, यस सर। हाँ बोलो। सर इस बार p नीचे क्यों गया? p नीचे इसलिए गया कि p का एक कंपोनेंट देखो 4i कैप, 4i कैप तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा। p वेक्टर का अगर हम देखें तो ये 4i कैप है, तो ये तो पॉजिटिव है, बट दूसरा कंपोनेंट क्या है, दिस इज 4i कैप प्लस -3j कैप, तो ये -3j कैप किधर जाएगा, दिस इज -3j कैप ना, ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है। पॉजिटिव मतलब आई कैप, निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव जे मतलब ऊपर, निगेटिव जे मतलब नीचे। समझ में आया? ओके सर। ये तो हो गया 4i कैप और ये हो गया -3j कैप। क्यू में देखो इसका दोनों ही पॉजिटिव है, तो x भी इसका पॉजिटिव रहा और y भी पॉजिटिव रहा क्यू का। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, मतलब कि अब इसी चीज को एक बार फिर से देखो, ठीक है, एक बार फिर से इसको समझो, इसको एक बार और समझो, ठीक है। जैसे देखो मान लो, ठीक है, कि इसको एक बार फिर से देखो, जैसे मान लो p वेक्टर था हमारा, p वेक्टर था हमारा
4i कैप माइनस 3j कैप, और q वेक्टर था हमारा 2i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा था। अब तुमसे अगर कभी बोले कि एक वेक्टर है वेक्टर s विच इज इक्वल टू, ठीक है, p प्लस, ठीक है, 2 टाइम्स q, तो इसको क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें p है तो p को तो ऐसे ही रहने देंगे, वेक्टर p क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप, है ना। और वेक्टर q हमारा कितना, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स q, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4i कैप और ये हो जाएगा 8j कैप। बात समझ में आ, ठीक है, क्योंकि हमें p और 2 टाइम्स q जोड़ना, ठीक है, तो 2 टाइम्स q जोड़ना मतलब q को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया और 4 इंटू 2 8 हो गया। अब ये हम लिख देते हैं वेक्टर s इज इक्वल टू p प्लस 2q विच इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8i कैप प्लस 5j कैप। सो वेक्टर s इज 8i कैप प्लस 5j कैप। अब अगर इसको फिगर में दिखाना होगा तो इस वेक्टर को दिखाएंगे, ये दूरी x और ये कुछ 5 ऐसा होगा, ये वेक्टर हमारा s होगा जिसका एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट कितना है 8i कैप, मतलब ये दूरी जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 8i कैप, और ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये हो जाएगा 5j कैप। समझ में आ, और वेक्टर s कहलाएगा 8i कैप प्लस 5j कैप, क्योंकि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो हमें वेक्टर s मिल जाएगा। देखो रे, समझ में आया क्या? यस सर, आई यस। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये होता, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, अगर हमारे पास वेक्टर p है विच इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है, और वेक्टर q है मान लो 2i कैप प्लस 4j कैप। अगर तुमसे ये लिख दे कि वेक्टर s या वेक्टर r, s न छोड़ के r मान लो, इज इक्वल टू q माइनस p, तो इसका मतलब क्या हुआ कि q और माइनस p करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज q प्लस माइनस p, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ होता नहीं, इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ पॉजिटिव वेक्टर विथ अ नेगेटिव वेक्टर। तो अब हमें क्या करना है, q माइनस p करना है, तो q को तो ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप, और p को लिखते हैं p इज इक्वल टू था 4i कैप माइनस 3j कैप। जब इधर माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वेक्टर q प्लस माइनस वेक्टर p जो हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2i कैप प्लस 7j कैप। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब इसको अगर फिगर में दिखाना हो, ये मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों एक ही चीज है एक्चुअली, दो अलग अलग चीजें नहीं है। ये वाला देख लो, किसी को समझ में नहीं आया तो बोल देना, ठीक है, ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना। यस सर, आ गया। आगे बढ़े थोड़ा, मतलब वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई दो चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो, मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है कि वेक्टर p इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप एंड वेक्टर q इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप। अगर ऐसा है तो तुमसे बोले फाइंड वेक्टर r विच इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस 1/2 वेक्टर q। अगर ऐसा वेक्टर बताना है तो हम क्या करेंगे, ये p तो ऐसे ही रखेंगे, देखो यहाँ पे p है और दूसरा वेक्टर क्या 1/2 q, तो p को तो ऐसे ही रख देंगे, इट इज 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है, और वेक्टर q को क्या लिख देंगे 2i। सर दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे। और अब इसको क्या करेंगे 1/2 करना है, क्योंकि यहाँ q/2 है तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप। 1i कैप प्लस 2j कैप। अब इसको और इसको जोड़ देना है, सो वेक्टर p
प्लस 1/2 वेक्टर क्यू इज इक्वल टू 4 + 1 कितना हो जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2j कैप इज -1 j कैप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर r विच इज इक्वल टू p + 1/2 q। और अगर इसको डायग्राम में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? ठीक है, पहला 5i कैप और दूसरा इसको हम लिख सकते हैं ना, दिस इज 5i कैप प्लस -j कैप 1j कैप। ठीक है, तो 5 तो इधर रहेगा बट y कंपोनेंट क्या है निगेटिव, तो यहां से हम वेक्टर को ऐसे ले जाएंगे, ये हमारा वेक्टर हो जाएगा r, इसका हॉरिजॉन्टल वाला x कंपोनेंट होगा पॉजिटिव 5i कैप और वर्टिकल कंपोनेंट होगा नेगेटिव -1 j कैप। समझ में आ? ये हो गया वेक्टर r, मतलब वेक्टर r जब दिखाएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। समझ में आ? ये हमारा वेक्टर r। ठीक है, सही। ओके सर। अब अगर तुमसे कभी बोल दें कि व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर आर, तो वेक्टर आर का मॉड मतलब ये लेंथ बताना है। ठीक है, तो ये तो 5 है, ये 1 है, ये 90 डिग्री है, लेंथ तो ये 5 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा √5² + 1², ये हो जाएगा √25 + 1 दैट इज 26, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, आर निकालने बोला तो आर का वैल्यू ये लिख देंगे। ठीक है, और आर का डायरेक्शन अगर बोला, सॉरी आर का मैग्नीट्यूड अगर बोला तो रूट ये वाला जो आर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, उसमें ये वाला लेंथ तो 5 है क्योंकि पहला टर्म हमारा 5i कैप है और दूसरा टर्म है 1j कैप, तो ये 5 है और ये 1 है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, r² = 5² + 1²। समझ में आया? देखो रे, किसी को डाउट है इसमें? मतलब दो वेक्टर को जोड़ना और दो वेक्टर को घटाना, दोनों चीज सीख गए। ठीक है। हाँ सर। सर इसकी, हाँ बोलो सर इसके क्वेश्चन है शीट में। सर इसके क्वेश्चन है शीट में। क्वेश्चन अभी हम शीट में वेक्टर का शीट दिए कहाँ है तुम लोग को? देंगे ना अभी, वेक्टर का शीट अभी दिए कहाँ है सर? हाँ ओके सर, है ना, अभी सर देंगे। 2 शीट मिली अब तक। हाँ वो तो ट्रिग्नोमेट्री का था, ये वेक्टर का शीट आज भेज देंगे। तुम लोग को एक एससी वर्मा का किताब भेज दिए थे ना, मिल गया है ना? हाँ सर। है ना, एससी वर्मा का पूरा किताब तुमको पार्ट 1 भेज दिए हैं। ठीक है, इसका सीट अभी हम देंगे, थोड़ा और पढ़ा लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कम से कम सिखा दे, फिर सीट देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगले स्टेप क्या है? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर को जोड़ते कैसे और 2 डायमेंशनल वेक्टर लिखते कैसे। ठीक, अब हम आते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने का तरीका बताते हैं। जब भी दो वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है, तो कैसे जोड़ना है समझ गए? दो वेक्टर को कैसे जोड़ना है समझ गए, या घटाना कैसे है समझ गए? यस सर। है ना, तो दो वेक्टर को तुम जोड़ना और घटाना समझ गए हो। ठीक है, अब हम एक चीज और बता दें कि कभी दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, अगर तुमसे बोले फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच एंगल देखने का भी रूल है। रूल क्या है कि वेक्टर जोड़ने का रूल तो समझ गया कि ट्रायंगल लॉ से जुड़ता है ना, वेक्टर जोड़ने का और घटाने का रूल तो समझ गया। ठीक है, अब हम बताते हैं एंगल कैसे देखते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल देखना है तो वेक्टर ए को उठा के ऐसे रखो और बी को उठा के इसके टेल के साथ ऐसे ज्वाइन कर दो। ए और बी का टेल एक साथ ज्वाइन करना, समझ गए? अब ए और बी का जब टेल को एक साथ ज्वाइन करोगे तो एक एंगल ये रहेगा अल्फा और एक एंगल रहेगा ये बीटा, दो एंगल बनेगा। ठीक है, वो एंगल जिसका वैल्यू 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन थीटा इज सी कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, जब भी दो वेक्टर, ये रूल है, ठीक है,
दो वेक्टर के बीच एंगल देखने का रूल ये है कि जब भी तुम्हें एंगल निकालना हो तो इन दोनों वेक्टर का टेल को एक साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इन दोनों वेक्टर के बीच एक स्मॉलर एंगल होगा और वो एंगल जिसका वैल्यू 0 और 180 के बीच लाई करे, ठीक है, 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ गए? ठीक है, जब भी हमें दो वेक्टर के बीच एंगल देखना होगा तो दोनों के टेल को ज्वाइन करेंगे और दोनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 0 से बड़ा और 180 से छोटा है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस और इक्वल टू 180 डिग्री, इस एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो दोनों के बीच एंगल क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज अल्फा। अल्फा। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये एक वेक्टर है, अब देखो इस लॉ के हिसाब से हम बात करेंगे, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है, ये एंगल मान लो 120 डिग्री है दिया हुआ, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? ठीक है, अगर ये ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो तुम्हें बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा। बोलो रे सोच के, कौन बताएगा? सर 60 डिग्री। कौन बोला रे? अमन? यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करते हैं, कैसे देखेंगे? पहली बात तो ये दोनों जो वेक्टर है इन दोनों का टेल एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दिए और वेक्टर बी को स्लोली उठा करके यहाँ पे लेके आ गए, दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों के टेल को, वेक्टर बी को पहले यहाँ रखे और फिर धीरे से यहाँ खिसका दिए, ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया। अब इन दोनों के बीच एंगल अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60। जब हम इन दोनों के लीनियर पेयर से, है ना, जैसे ही हम दोनों के टेल को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, और ये एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। अब देखो, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है, इसमें एक एंगल जो 90 से बड़ा या 180 से छोटा हो, ठीक है, वो कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। समझ में आया? कितना भी घुमा दे, लॉ यही है कि जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल देखना होगा तो दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन करेंगे और वो एंगल जिसका वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आया? ये रूल है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे वेक्टर एडिशन का रूल है। समझ गए? कभी भी वेक्टर के बीच एंगल देखना हो तो हमेशा ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लें। देखो, जैसे मान लो, ठीक है, कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तुमसे बोले फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या बोलोगे? सर 180 माइनस थीटा। वेरी गुड, क्योंकि इसमें भी अगर हमारा ये वेक्टर ए है, क्योंकि ये बी का टेल, हेड को इधर ले आएंगे, बी का टेल यहाँ पे ऐसे ला के रखेंगे, ठीक है, तो जब बी का टेल को यहाँ ज्वाइन करेंगे, ये अगर थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, और बी को जब यहाँ रखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा? सेम। दोनों का टेल को ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा और दूसरा एंगल बनेगा इट इज 180 प्लस थीटा। पाई मतलब 180 होता है, ये बता चुके हैं, ठीक है। सो ये एंगल जो है क्योंकि छोटा है, ठीक है, सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज
ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। समझ गए? ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज। ठीक है, तो ये तो हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल। अगर कभी दो वेक्टर के बीच एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब उन दोनों के बीच का, दोनों के टेल को ज्वाइन करेंगे तो जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज एंगल 60 डिग्री। समझ में आया क्या? मान लो यस कभी बोल सर। दिया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये वेक्टर हमारा P है और ये वेक्टर Q है, और इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, हमेशा टेल को ज्वाइन करके जो स्मॉलर एंगल होता है उसी को एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोलते हैं। ये लॉ है, इसको ब्रेक नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही समझना है। ठीक है, सही? यस सर। अगले में इंटर करें। ठीक है, ओके सर। अब थोड़ा लॉग आउट करना पड़ेगा रे।